Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Made Concept Easy. आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यू करते हुए जो टॉपिक मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग। देखो ये जो टॉपिक है फंड बेस्ड अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि इस टॉपिक में से 3 मार्कर बनता है। आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन फंड बेस्ड अकाउंटिंग में से डेफिनेटली पूछा जाता है। तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फंड बेस्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड सारे की पॉइंट्स मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप मेरा पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं तो मैं आपको 100% श्योरिटी से कह सकती हूँ कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड 3 मार्क्स तो आपके पक्के हो गए। देखो बच्चों, फंड्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं अनरेस्ट्रिक्टेड फंड्स और दूसरे होते हैं रेस्ट्रिक्टेड फंड्स। अनरेस्ट्रिक्टेड फंड्स क्या होते हैं? यूज ऑफ विच इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड बाय द डोनर, यानी जब एनपीओ को कोई भी डोनर फंड प्रोवाइड करता है, फंड डोनेट करता है, तो उस फंड पर वो किसी तरह की कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाता है, किसी तरह की कोई कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करता है कि आपको ये फंड किस पर्पस के लिए यूटिलाइज करना है। इस फंड को हम कहते हैं अनरेस्ट्रिक्टेड फंड, यानी उस फंड को एनपीओ किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए यूज कर सकता है टू अचीव एनी ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऐसे फंड्स जिसको एनपीओ किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए यूज कर सकता है वो फंड्स होते हैं अनरेस्ट्रिक्टेड फंड्स। इन फंड्स को हम जनरल डोनेशन के नाम से जानते हैं और इन्हें हम हमेशा इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शो करते हैं। देखो, जो जनरल डोनेशंस होते हैं इनसे जनरल फंड तैयार होते हैं, इनसे कैपिटल फंड तैयार होते हैं, इनसे एक्यूमुलेटेड फंड तैयार होते हैं जिसे एनपीओ अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए यूटिलाइज कर सकता है। तो अनरेस्ट्रिक्टेड फंड्स आपको क्लियर हो गए। अब दूसरे फंड्स आते हैं रेस्ट्रिक्टेड फंड्स। ऐसे फंड्स use of which is restricted by the donor for specific purpose। देखो, यहाँ पर जब कोई डोनर एनपीओ को फंड डोनेट कर रहा है तो यहाँ पर वो स्पेसिफिक पर्पस बता रहा है कि आपको किस काम के लिए इस फंड को यूटिलाइज करना है। जैसे देखो, स्पेसिफिक फंड में आ जाते हैं स्पोर्ट्स फंड, बिल्डिंग फंड, प्राइज फंड। इन सारे फंड्स को हम लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट शो करते हैं। देखो, जो भी स्पेसिफिक डोनेशन होते हैं ये एनपीओ के लिए एक लायबिलिटी होती है, इसे हमेशा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। इसे हम कभी भी इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो नहीं करेंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस तो आपको यही समझना है कि अगर आपको क्वेश्चन में जनरल डोनेशंस मिलते हैं तो उन्हें आप इनकम साइड दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिक डोनेशन मिलता है यानी स्पोर्ट्स फंड, बिल्डिंग फंड, प्राइज फंड, टूर्नामेंट फंड, लाइब्रेरी फंड, तो इस तरह के फंड्स जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिफाइंड होते हैं उन्हें हमेशा लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट शो किया जाता है। ये आपको समझ में आ गया। अब देखो, जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग है ये हमेशा अप्लाई होती है रेस्ट्रिक्टेड फंड्स के लिए, ये कभी भी जनरल डोनेशन के लिए अप्लाई नहीं होती। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे रेस्ट्रिक्टेड फंड्स की, यानी जब डोनर एनपीओ को फंड प्रोवाइड करता है रेस्ट्रिक्शंस के साथ, स्पेसिफिकेशन के साथ, तो किस तरह से एनपीओ उन फंड्स को यूटिलाइज करता है। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो, जो रेस्ट्रिक्टेड फंड्स हैं ये भी 2 तरह के हैं। पहला आता है फंड्स विच डू नॉट ब्रिंग एन एसेट इनटू एग्जिस्टेंस, और दूसरे फंड्स हैं विच ब्रिंग्स एन एसेट इनटू एग्जिस्टेंस। तो देखो,
पहले फंड का मतलब क्या हुआ, विच डू नॉट ब्रिंग एन एसेट इनटू एग्जिस्टेंस का मतलब हुआ कि ऐसे फंड्स जिनको जब हम खर्च करते हैं तो उनके खर्च करने पर कोई बिल्डिंग एग्जिस्टेंस में नहीं आती, यानी कोई बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं होती। जैसे प्राइज फंड है, स्पोर्ट्स फंड है, टूर्नामेंट फंड है। देखो, जब इन फंड्स के पैसे को यूटिलाइज किया जाता है, एक्सपेंडिचर किया जाता है, तो पूरा पैसा खर्च हो जाता है, किसी तरह की कोई बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं होती। तो एक तो ये फंड होते हैं जिनसे कोई बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं होती, और दूसरे वो फंड्स होते हैं जिनसे बिल्डिंग बनकर तैयार होती है, एसेट एग्जिस्टेंस में आती है। जैसे बिल्डिंग फंड है, पेवेलियन फंड है, लाइब्रेरी फंड है। तो ये ऐसे फंड्स हैं जिनको जब हम खर्च करते हैं, जब एनपीओ यूटिलाइज करता है, एक्सपेंडिचर करता है, तो फंड्स के खर्च होने पर एक एसेट बनकर तैयार हो जाती है। जैसे जब बिल्डिंग फंड को यूज किया तो एक बिल्डिंग एग्जिस्टेंस में आ गई, पेवेलियन फंड को जब यूज किया तो पेवेलियन बनकर तैयार हो गया। इसी तरह से लाइब्रेरी फंड को जब यूटिलाइज किया जाता है तो लाइब्रेरी एग्जिस्टेंस में आती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक एसेट बनकर तैयार हो रही है, बिल्डिंग के रूप में, पेवेलियन के रूप में, लाइब्रेरी के रूप में। तो इन फंड्स को हम कहते हैं फंड्स विच ब्रिंग एन एसेट इनटू एग्जिस्टेंस। तो देखो, दोनों की ही अकाउंटिंग में आपको डिटेल में समझा रही हूं, चाहे दोनों में से किसी से रिलेटेड क्वेश्चन आए, आप डेफिनेटली क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता रही हूं ऐसे फंड्स जिनसे एसेट एग्जिस्टेंस में नहीं आती है, जैसे स्पोर्ट्स फंड। आपको सपोज क्वेश्चन में एग्जामिनर ने स्पोर्ट्स फंड दे दिया, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्पोर्ट्स फंड का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। सपोज आपको स्पोर्ट्स फंड का ओपनिंग बैलेंस मिला है 1 लाख रुपए, ठीक है, आपको 1 लाख रुपीज मिले हैं स्पोर्ट्स फंड के लिए। इसके बाद अगर आपको स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड कोई भी डोनेशन मिलता है तो आप उस डोनेशन को ऐड कर देंगे। सपोज आपको मिले हैं 10,000 रुपीज फॉर डोनेशन, आपको स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड 10,000 रुपए और डोनेशन के मिले हैं, तो आप इस पैसे को इस 1 लाख में जोड़ देंगे। अब देखो, अगर आपने 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर दिया, यानी 1 लाख रुपए आप अपने पास नहीं रख रहे हैं, आप उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करेंगे तब इस पैसे को यूटिलाइज करेंगे। तो इस पैसे पर जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, उसे भी आप ऐड कर देंगे। अब देखो, इंटरेस्ट आप दोनों ही रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पर जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो भी, और जो इंटरेस्ट एक्रूड है वो भी। जैसे देखो, जब आप 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कैसे दिखाएंगे आप एसेट साइड में लिखेंगे 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट ₹1 लाख, ठीक है। आपने 10% इंटरेस्ट के लिए 1 लाख रुपए को डिपॉजिट कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, आपने उसकी एफडी करवा दी। अब देखो, 1 लाख पर 10% इंटरेस्ट एक साल में कितना हुआ, 10,000 रुपीज हो गया। 10,000 में से सपोज 7,000 तो आपको रिसीव हो गया और 3,000 आपको मिला नहीं है, तो जो 7,000 है ये तो आप दिखाएंगे रिसीव्ड इंटरेस्ट में, और जो 3,000 है ये दिखाएंगे एक्रूड इंटरेस्ट में। दोनों ही अमाउंट आप यहाँ पर ऐड करके दिखाएंगे। 7,000 होगा आपका रिसीव्ड और 3,000 होगा एक्रूड, तो टोटल अमाउंट होगी 10,000 इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। समझ आया? तो इस तरह से आप इंटरेस्ट दिखाएंगे। इंटरेस्ट में आपको एक्रूड को भी लेना होगा, क्योंकि हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो एक्रूअल बेसिस पर करते हैं। एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है कि यहाँ पर हमने 3,000 रुपए अर्न तो कर लिए हैं, लेकिन वो अभी हमें रिसीव नहीं हुए हैं, यानी 3,000 रुपए हमने कमा तो लिए हैं, अभी हमें मिले नहीं है, मिलने बाकी हैं। तो जो अमाउंट हमने अर्न कर ली है उस अमाउंट को भी हम शो करते हैं, ये होता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर? तो यहाँ पर आपको दोनों ही अमाउंट दिखानी है, 7,000 भी और 3,000 भी।
क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो, जब आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करते हैं तो एक्सपेंसेस इनकर होती हैं। जो भी स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस है उन्हें आप लेस कर देंगे, जैसे प्राइज अवॉर्डेड या और भी एक्सपेंसेस इनकर होती हैं। जब आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करते हैं तो बहुत सारे खर्चे होते हैं, सारे खर्चे आप यहाँ पर माइनस कर देंगे। सपोज जो एक्सपेंसेस इनकर हो रही हैं वो हो रही हैं 30,000, तो यहाँ 30,000 को आप माइनस करके दिखाएंगे। जो भी आपके पास स्पोर्ट्स फंड की अमाउंट है उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा उसे आप लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में ही शो करेंगे। तो यहाँ कितना बैलेंस आ रहा है, देखो 1 लाख प्लस 10,000 में से 30,000 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएंगे 90,000 रुपीज। यानी अब भी एनपीओ के पास 90,000 रुपए की लायबिलिटी है स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड। क्लियर, तो समझ आया। तो एक तो आपके एग्जाम में स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा स्पेसिफिक फंड जिससे कोई एसेट बनकर तैयार नहीं होती, जैसे स्पोर्ट्स फंड मैंने आपको समझाया, ऐसे कोई भी फंड आ सकता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे, अगर कोई डोनेशन है तो उसमें ऐड कर देंगे, उसके बाद आप इंटरेस्ट की अमाउंट ऐड करेंगे और फिर जो भी एक्सपेंसेस हैं उन्हें माइनस करने के बाद अगर बैलेंस पॉजिटिव है तो उसे आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाएंगे। अब देखो, यहाँ एक इंपॉर्टेंट और बात बता रही हूं मैं आपको कि अगर आपको बैलेंस नेगेटिव में मिलता है, अगर बैलेंस आपको नेगेटिव में मिलता है तो इसे आप कभी भी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड नहीं दिखाएंगे, आप इसे हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाएंगे। ये मैं आपको आगे क्वेश्चन करवाऊंगी, उसमें बताऊंगी कि अगर बैलेंस आपको नेगेटिव मिल रहा है तो नेगेटिव बैलेंस हम कभी भी बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं, इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में शो किया जाता है। क्लियर। अब देखो, मैं आपको सेकंड केस बता रही हूं, जब एसेट बनकर तैयार होती है स्पेसिफिक फंड से, जैसे बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। देखो, अगर आपको सेकंड वाले केस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे बिल्डिंग फंड आ गया, तो इसे आप किस तरह से करेंगे, सबसे पहले आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे। देखो, बहुत ध्यान से सुनना, इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, आप थोड़ा सा फुली अटेंटिव होकर सुनेंगे तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। सपोज आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है कैपिटल फंड का ₹5 लाख, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो आप सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे कैपिटल फंड का, इसके बाद आप 2-3 लाइन छोड़ देंगे और इसके बाद आप लिखेंगे बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस। जैसे सपोज बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 10 लाख। क्लियर। अब देखो, ये दोनों बात आपको समझ में आ गई। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे, फिर आप 3-4 लाइन छोड़ने के बाद बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे। अगर देखो बिल्डिंग फंड में आपको डोनेशन दिया है तो आप डोनेशन की अमाउंट ऐड कर देंगे, अगर आपको इंटरेस्ट दिया है तो आप इंटरेस्ट की अमाउंट को भी ऐड कर देंगे, प्रीवियस केस की तरह से ही। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ आप डोनेशन ऐड कर रहे हैं, फिर आप इंटरेस्ट ऐड कर रहे हैं, तो ऐसे ही इसी तरह से बिल्डिंग फंड में भी आप ओपनिंग बैलेंस के नीचे लिखेंगे ऐड डोनेशन ऐड इंटरेस्ट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो, बिल्डिंग फंड में क्या होता है कि आपको एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मिलता है, अमाउंट स्पेंट ऑन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अमाउंट स्पेंट ऑन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सपोज आपको मिल रहा है ₹6 लाख। ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसमें मेन ट्विस्ट आता है ये इसी स्टेटमेंट की वजह से आता है, क्योंकि इसके हम 3 इफेक्ट दिखाएंगे। सबसे पहला इफेक्ट होगा लेस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। देखो, जो भी अमाउंट आपको अमाउंट स्पेंट ऑन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की दी है
उस अमाउंट को आप बिल्डिंग फंड में से माइनस कर देंगे। तो आप 6 लाख रुपीस को माइनस कर रहे हैं क्योंकि एक एसेट बनकर तैयार हो रही है। आपकी जो बिल्डिंग है, सपोज उसका फर्स्ट फ्लोर बन गया और उसमें 6 लाख रुपए खर्च हो गए, तो 10 लाख में से आप 6 लाख दिखाएंगे माइनस करके, यानी अब आपके पास बिल्डिंग की जो लायबिलिटी बची है वो है ₹4 लाख। तो आपको समझ में आया फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा? 6 लाख रुपीस आपने माइनस कर दिए बिल्डिंग फंड में से। क्लियर? अब देखो इस 6 लाख का सेकंड इफेक्ट होगा कैपिटल फंड में, क्योंकि देखो जब कोई एसेट बनकर तैयार हो रही है तो कैपिटल फंड भी इंक्रीज होता है। तो इस अमाउंट को हम ऐड कर देंगे कैपिटल फंड में और हम क्या लिखेंगे? ट्रांसफर्ड फ्रॉम बिल्डिंग फंड। यानी जितनी अमाउंट आपने बिल्डिंग फंड में से माइनस की है उसी अमाउंट को हम कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे ₹6 लाख। तो यहाँ कैपिटल फंड कितना हो जाएगा? कैपिटल फंड हो जाएगा 11 लाख। ये हो गया इसका सेकंड इफेक्ट। समझ में आया? फर्स्ट इफेक्ट क्या था? आपने बिल्डिंग फंड में से माइनस किया और सेकंड इफेक्ट था आपने सेम अमाउंट कैपिटल फंड में ऐड की। क्लियर? अब देखो इसका जो थर्ड इफेक्ट होता है वो आएगा एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में आप लिखेंगे बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस ₹6 लाख। ये आप एसेट साइड में दिखाएंगे। ये है इसका थर्ड इफेक्ट। क्लियर? तो इस तरह से इस 6 लाख की अमाउंट के आपको 3 इफेक्ट दिखाने हैं। अब देखो यूजुअली बच्चों की जो मिस्टेक होती है इन्हीं 3 इफेक्ट में होती है। बच्चे क्या करते हैं? लायबिलिटी तो रिड्यूस कर देते हैं, वो 6 लाख रुपीस माइनस कर देते हैं, यहाँ वो एसेट भी जनरेट कर देते हैं 6 लाख की, लेकिन वो प्लस 6 लाख करना भूल जाते हैं। वो कैपिटल फंड में इस अमाउंट को ऐड नहीं करते। तो देखो जब हमारी नई एसेट जनरेट होती है तो हमारा कैपिटल भी इंक्रीज होता है। क्लियर? तो हमें सेम अमाउंट को कैपिटल फंड में भी ऐड करना है। तो तीनों इफेक्ट आपको समझ आ गए। ये था आपका स्पेसिफिक फंड केस नंबर 2 व्हेन एसेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। क्लियर? तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैंने दोनों केस से रिलेटेड एग्जांपल लिए हैं। अब देखो इस एग्जांपल में एसेट जनरेट नहीं हो रही है। हाउ विल द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ पटना स्पोर्ट्स क्लब बी प्रेजेंटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ended 31st March 2021 and its balance sheet as that date। देखो यहाँ पर एसेट जनरेट नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पर मैच फंड है। मैच फंड एज ऑन 1st April 2020 ₹4 लाख, डोनेशन फॉर मैच फंड ₹3,10,000, मैच एक्सपेंसेस ₹1 लाख एंड सेल ऑफ मैच टिकट ₹1,50,000। तो किस तरह से करेंगे हम इस क्वेश्चन को? देखो मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको बैलेंस शीट बनानी है। सबसे पहले आप बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट एज एट 31st March 2021। ये हो गई आपकी लायबिलिटी साइड, यहां अमाउंट दिखाएंगे, और ये हो गई आपकी एसेट साइड और यहां भी आप अमाउंट दिखाएंगे। क्लियर? अब देखो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको स्पेसिफिक फंड का ओपनिंग बैलेंस लेना है। तो यहां पर मैच फंड है तो आप लिखेंगे मैच फंड, मैच फंड, इसके बाद आप लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना है मैच फंड का? 4 लाख रुपीस। 4 लाख रुपीस मैच फंड का ओपनिंग बैलेंस गिवन है। इसमें डोनेशन को आप ऐड करेंगे। ऐड डोनेशन, डोनेशन कितना है? ₹3,10,000। ये आप ऐड कर देंगे। अब देखो सेल ऑफ मैच टिकट, ये भी पैसा हमारे पास आ रहा है क्योंकि जब हम मैच टिकट की सेल कर रहे हैं तो हमें इनकम जनरेट हो रही है। तो यहां पर ऐड करेंगे सेल ऑफ मैच टिकट्स, कितनी है? 1,50,000। इन तीनों को ऐड करने के बाद हम माइनस करेंगे मैच एक्सपेंसेस लेस मैच
एक्सपेंसेस। अब देखो इन तीनों को ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने के बाद हमें मिल रहा है 8,60,000। अब देखो ये क्वेश्चन देखने में तो आपको बिल्कुल इजी लग रहा है कि अब माइनस कर देंगे हम एक्सपेंसेस, लेकिन इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि यहाँ पर जो हमें मैच के लिए पैसा मिला है वो पैसा हमें सिर्फ मिला है 8,60,000, लेकिन जो हमारा पैसा खर्च हुआ है वो हुआ है 10 लाख रुपीज, यानी एक्सपेंडिचर ज्यादा हुआ है और मैच फंड का जो पैसा मिला है वो हमें कम मिला है। तो यहाँ पर जो भी डिफरेंस आएगा उसे हम कभी भी लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ पर 1,40,000 रुपए एक्सेस खर्च हो गए मैच करवाने में, तो इसे हम कहाँ दिखाएंगे? इसे हम दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में। ये आप ध्यान रखना, जब भी एक्सपेंसेस ज्यादा होती हैं मैच फंड की अमाउंट से, तो उन्हें कभी भी हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सिर्फ 8,60,000 रुपीज ही लेंगे, 8,60,000 रुपीज हम लेंगे और बैलेंस हम दिखाएंगे नील। अब जो ये डिफरेंस आया है 1,40,000 का, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पैसा एनपीओ ने अपनी जेब से खर्च किया है। इस पैसे को हम हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में शो करेंगे टू मैच एक्सपेंसेस रुपीज 1,40,000। इस तरह से इस डिफरेंस को यहां दिखाया जाएगा। कभी भी बैलेंस शीट में नेगेटिव बैलेंस नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि ये नेगेटिव बैलेंस मिल रहा है। जो 1,40,000 है ये नेगेटिव बैलेंस है। नेगेटिव बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास पैसा तो सिर्फ 8,60,000 का था, लेकिन खर्च हो गए 10 लाख रुपीज। तो खर्चा ज्यादा हुआ है और पैसा कम था, इस वजह से एक्सपेंसेस इनकर हुई है और इन एक्सपेंसेस को हम हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड शो करते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन मैं आपको सेकंड केस से करवा रही हूं जिससे एसेट जनरेट होती है। तो बिल्डिंग फंड एज ऑन 1 अप्रैल 2009 है रुपीज 8 लाख। डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 12 लाख। Expenditure on construction of building during the year rupees 7 lakh. Capital fund as on 1st April 2019 rupees 10 lakh and life membership fee received rupees 50,000. तो देखो मैंने अभी आपको समझाया था कि जब आपको बिल्डिंग फंड मिलता है तो सबसे पहले आप कैपिटल फंड को लिखेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो सबसे पहले तो हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में ये होगी हमारी लायबिलिटी साइड और ये होगी हमारी एसेट साइड। ठीक है? अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, कैपिटल फंड की अमाउंट को लिखना है। यहाँ पर कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस है रुपीज 10 लाख। तो आप क्या लिखेंगे? कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस यही है रुपीज 10 लाख। अब देखो लाइफ मेंबरशिप फी ये हमेशा कैपिटल फंड में ऐड होती है। ये आप ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन में लाइफ मेंबरशिप फी दी है तो ये एक कैपिटल रिसीट होती है, इसे हम हमेशा कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। तो लाइफ मेंबरशिप फीस कितनी है? रुपीज 50,000। क्लियर? अब देखो हम एक दो लाइन छोड़ देते हैं और इसके बाद हम लिखते हैं बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 8 लाख रुपीज 8 लाख। क्लियर? डोनेशन मिला है बिल्डिंग फंड पे तो ऐड डोनेशन कितना है? रुपीज 12 लाख डोनेशन है। तो देखो हमने ये सारे ट्रांजैक्शन ले लिए। अब एक ही ट्रांजैक्शन बचा है जो ट्विस्ट लाता है क्वेश्चन में, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 7 लाख। अब देखो ये जो अमाउंट है 7 लाख, इसके 3 इफेक्ट दिखाए जाएंगे। मैंने अभी आपको बताया था कि इसके 3 इफेक्ट क्या होंगे। देखो इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा? लेस
एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। आप एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग भी लिख सकते हैं और अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल फंड भी। ₹7 लाख, ये हो गया इसका फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? सेकेंड इफेक्ट में हम सेम अमाउंट ऐड करेंगे कैपिटल फंड में। क्या लिखेंगे? अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम बिल्डिंग फंड ₹7 लाख। ये हो गया इसका सेकेंड इफेक्ट। अब देखो थर्ड इफेक्ट क्या होगा? थर्ड इफेक्ट में सेम अमाउंट हम दिखाएंगे एसेट साइड। हम क्या लिखेंगे? बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस। इसे आप ब्रैकेट में दिखा देना, वर्क इन प्रोग्रेस को सेम अमाउंट ₹7 लाख। ये हो गया इसका थर्ड इफेक्ट। इस तरह से 3 इफेक्ट होंगे इस 7 लाख अमाउंट के। तो यहां पर हमारे पास कैपिटल फंड कितना हो गया? कैपिटल फंड हो गया ₹17,50,000 और बिल्डिंग फंड कितना रह गया? यानी हमारे पास बिल्डिंग फंड की अभी कितनी लायबिलिटी रह गई? ₹13 लाख। 13 लाख। देखो 8 लाख प्लस 12 लाख को प्लस करेंगे और माइनस 7 लाख करेंगे तो यहां पर आएगा 13 लाख। और तीसरा इफेक्ट है हमारा एसेट बनकर तैयार हुई है ₹7 लाख की। तो इस तरह से आपको बिल्डिंग फंड से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करने हैं। समझ आया किस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे? होपफुली आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग के दोनों केस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। प्लीज लाइक माय वीडियो लेक्चर, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल और नोट्स के लिए आप ज्वाइन कर लेना मेरे टेलीग्राम ग्रुप को। ये लिंक है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का। थैंक यू सो मच।